अगर पार्टनरशिप एक्ट ने पार्टनर और थर्ड पार्टी मतलब जिसके साथ फर्म की डील होती है, जिसके साथ फर्म कुछ बिजनेस एक्टिविटी करती है, तो उसको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं। थर्ड पार्टी बोलने का सिर्फ ये रीजन है कि वो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, वो खुद पार्टनर नहीं है। तो दो पार्टनर है सपोज, ए और बी, तो ये दोनों तो पार्टनरशिप फर्म में है, इनके बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये पार्टनर्स कहलाएंगे। इनकी जो फर्म है अगर वो मिस्टर सी के साथ डील कर रही है, तो मिस्टर सी जो है वो थर्ड पार्टी कहलाएंगे। पहले तो थर्ड पार्टी का मतलब समझ में आया या नहीं आया? दूसरी बात, जब भी थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर कुछ डील करते थे तो कुछ कंफ्यूजन आ सकते हैं, उस प्रोस्पेक्ट को सोचते हुए पार्टनरशिप एक्ट ने ऑलरेडी कुछ प्रोविजन बना दिया। जैसे क्या प्रोस्पेक्ट आ सकते थे? एग्जाम्पल के लिए ए ने अकेले डील करी है थर्ड पार्टी से, बी ने कुछ नहीं किया है, तो हम वो एजेंसी कंसेप्ट जानते हैं कि ए के बिहाफ, ए ने अगर फर्म के बिहाफ पे कोई भी एक्टिविटी की है तो ए एजेंट माना जाएगा और पूरी फर्म को लायबल कर देगा। यस और नो? ये बेसिक बात हम जानते हैं। तो कहानी यहीं से शुरू होती है। पार्टनर टू बी एन एजेंट ऑफ द फर्म, you may recall that a partnership is the relation between the parties who have agreed to share the profit। वो पहले समझा रहा है ए और बी की बात कि पार्टनरशिप बेसिकली एक रिलेशन है किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। पार्टनरशिप फर्म मतलब पार्टनरशिप एक रिलेशन है दोनों पार्टनर्स के बीच में, जिन्होंने क्या क्या एग्री किया है? who have agreed to share the profit of the business carried on by all any of them acting for all। ये कैरिड ऑन बाय देम ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है वही एजेंट और प्रिंसिपल वाला रिलेशन। सारे मिलके बिजनेस करें, कैरी ऑन बाय ऑल, ए और बी मिलके कोई डिसीजन ले, उसका जो इंपैक्ट है वो भी फॉर्म को लाइबल करता है। एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मिस्टर ए अकेले कोई एक्शन लेंगे बिजनेस के बिहाफ पे तो भी वो फॉर्म को लाइबल करता है। बात समझ में आई क्या? ऐसा कहा लिखा है? सेक्शन 4 में। इस पूरे एक्ट का ये सेक्शन 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार जब भी पार्टनरशिप की बात होगी कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है पार्टनर के बीच में जिसमें वो प्रॉफिट शेयरिंग की बात भी करते हैं, लॉस शेयरिंग कंपलसरी नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग की बात करते हैं, और ये जो एजेंसी वाला रिलेशन है ये दोनों बातें सेक्शन 4 में लिखी है। तो ये पुराना रिकॉल कराया, कुछ नया नहीं है। दिस डेफिनेशन सजेस्ट एनी ऑफ द पार्टनर कैन बी एजेंट ऑफ द अदर्स। तो हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, और एजेंट होने का मतलब होता है उसके एक्शन से प्रिंसिपल लायबल होगा, और प्रिंसिपल मतलब वो लोग कलेक्टिवली लायबल हो जाएंगे। कलेक्टिवली बुलाने का मतलब है फॉर्म बुलाना, उनका कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन इस पार्टनरशिप फॉर्म। अब देखो सेक्शन 18 क्या कहता है, ये है नई बात, ये तो हम ऑलरेडी जानते थे। This section clarifies position by providing that subject to the provision of the act, a partner is an agent of the firm। ये सेक्शन क्लैरिफिकेशन के लिए है, और इसमें क्या पोजीशन क्लैरिफाई की जा रही है? सब्जेक्ट टू, ये वर्ड बहुत काम का है। सब्जेक्ट टू मतलब कंडीशनल बात की जा रही है, और कंडीशनल मतलब आगे की कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम नीचे का प्रोविजन अप्लाई करेंगे। तो वो बोल रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, a partner is an agent of the firm for the purpose of the business of the firm। बहुत काम की लाइन लिखी है। पार्टनर एजेंट तो है, लेकिन सिर्फ उन कामों से अपनी फर्म को लायबल करेगा जो फर्म के बिजनेस से रिलेटेड है। सपोज करो अपन तीनों पार्टनर है, मेरे सारे कामों के लिए तुम लायबल नहीं हो, मैंने जो काम बिजनेस के बिहाफ पे किए हैं केवल उसके लायबल हो। ऐसे तो मैंने कोई घर खरीद लिया, उसको लोन पे ले लिया, तो क्या उस लोन के लिए तुम लोग लायबल हो जाओ? वो मेरा पर्सनल घर है, रेसिडेंशियल हाउस, बिजनेस का, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो क्या तुम्हें लायबल कर देना चाहिए? बताओ। नहीं, यही क्लैरिटी दी उन्होंने। उसने कहा कि भाई ए बी अगर दो पार्टनर है तो ए के काम की वजह से पूरी फर्म लायबल होगी, लेकिन केवल कौन से काम होने चाहिए?
पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। क्लियर है क्या ये? अब एक वर्ड यूज हुआ है, द पार्टनर इंडीड वर्चुअली एम्ब्रेसेस द कैरेक्टर ऑफ बोथ द प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये बात भी मैं बचपन से सिखाते आ रहा हूं तुमको। क्या? एज अ पार्टनर आप प्रिंसिपल भी हो, आप एजेंट भी हो। प्रिंसिपल की तरह का रोल तब है जब किसी और के एक्शन से आप लायबल हो गए हो, और एजेंट के तरह का बिहेवियर तब है जब आपके एक्शन से दूसरे लायबल हो जाएंगे। हाँ या ना? तो आप दोनों कैरेक्टर को, दोनों रोल्स को एम्ब्रेस करते हो। आपका रोल दोनों तरह का है। एज फार एज ही एक्ट फॉर हिमसेल्फ एंड इन हिज ओन इंटरेस्ट इन द कॉमन कंसर्न of the partnership, he may properly be deemed as principal. So far as act for his partner, he may properly be deemed as agent. जब वो अपने खुद के लिए काम करता है तो प्रिंसिपल है, दूसरों के लिए काम करता है तो एजेंट है। The principal distinction between him and a mere agent is that he has a community of interest with other partner in the whole property. अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे हम, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। और एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में एक बंदा प्रिंसिपल होगा, एक बंदा एजेंट होगा। एग्जांपल के लिए अगर मैंने कहा मेरे गुड्स को बेचने के लिए मैंने एक सेलिंग एजेंट रखा है। सेलिंग एजेंट तो नॉर्मली हमें दिखते ही हैं कि जो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रेंचाइजी खोल के बैठे हैं, ये सब सेलिंग एजेंट है। ये लोग जब भी, जैसे हम किसी ब्रांड, कोई ब्रांड है, कोई गाड़ी है ना, वो खरीदने गए तो एक्चुअल में वो जो शोरूम लेके बैठा है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो एजेंट है। और जब जो भी डील होती है हमारी वो कंपनी से होती है, एजेंट के थ्रू होती है, और लायबल कंपनी भी होती है। तभी तो हम केस कर सकते हैं कि अगर गाड़ी में कोई नुकसान आया तो हम ये एजेंट पे केस करेंगे, वो ठीक है, हम कंपनी पे भी करेंगे। तो ये इस तरह के डील या इस तरह के रिलेशनशिप में डील होना नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम अपने आसपास देखते हैं। ये रिलेशन पार्टनरशिप रिलेशंस नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन है, जहां पे एक प्रिंसिपल ने अपना एजेंट अपॉइंट कर दिया है, एजेंट कस्टमर से डील करता है। एजेंट जो कुछ प्रॉमिस करता है कस्टमर को, उसके लिए ना सिर्फ वो उसके लिए जो है वो प्रिंसिपल लायबल हो जाता है। अरे ये बात समझ में आती है क्या? पार्टनरशिप में भी एजेंसी है, लेकिन नॉर्मल एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं और पार्टनरशिप वाली जो एजेंसी है उसमें एक ही डिफरेंस है। वो एक लौता डिफरेंस क्या है? एजेंट भी उस कम्युनिटी इंटरेस्ट का हिस्सा है। दैट पर्सन इज पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी इंटरेस्ट। जैसे हम तीनों पार्टनर हैं और मैं पार्टनर होने के नाते एजेंट भी हूं, तो जब मैं एजेंट की तरह बिहेव करता हूं तो तुम्हें लायबल करता हूं प्रिंसिपल की तरह। लेकिन जब वो नुकसान होगा या फायदा होगा मेरे कॉन्ट्रैक्ट से, उसमें मैं भी एक पार्टी हूं। नॉर्मल एजेंसी में मैं एक पार्टी नहीं होता हूं, मैं केवल अपना कमीशन लेता हूं। यहां मैं प्रॉफिट का हिस्सेदार। तो कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट में मेरा भी रोल है, मैं सिर्फ एजेंट नहीं हूं। आई एम नॉट जस्ट अ मेयर एजेंट। क्या बोलते हो? मैं दूसरे पार्टनर्स के साथ पूरी प्रॉपर्टी में, पूरे बिजनेस में अपने राइट और लायबिलिटी इंजॉय करता हूं, जबकि जो मेयर एजेंट होता है उसका ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पार्टनरशिप का एजेंट, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर जो एजेंट के रोल में है, और एक नॉर्मल एजेंट जो प्रिंसिपल एजेंट के रोल में है, उसके में जो डिफरेंस है वो है इस बात का डिफरेंस कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसमें जो कम्युनिटी इंटरेस्ट बनेगा, उसमें जो बेनिफिट बनेगा, उसमें जो प्रॉफिट बनेगा, उसका हिस्सा रह पाएगा या नहीं, डिपेंड करता है। आप फर्म के पार्टनर हो तो आप उस कम्युनिटी इंटरेस्ट का हिस्सा हो। अगर आप बिना फर्म क्रिएट किए प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशन में हो तो आप उस कम्युनिटी इंटरेस्ट का हिस्सा नहीं हो। क्या बोलते हो? The rule that partner is the agent of the firm for the purpose of the business of the firm। देखो ये रूल है, मैंने अभी समझाया, मेरे हर एक्शन के लिए तुम लायबल नहीं होगे। फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस जो एक्शन होंगे ना, उन्हीं के लिए लायबल होगे। ये लाइन बार बार यूज करनी है हमको अपने आंसर समझाने में, ये इतने काम की लाइन है। तो ये कह रहे हैं ये रूल
कैन नॉट बी अप्लाइड, ये रूल वर्ड के बाद सीधे ये पकड़ो, वो रूल क्या है वो तो हमको जान पता है। दिस रूल कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल ट्रांजेक्शन एंड डीलिंग बिटवीन द पार्टनर्स देमसेल्फ। ये रूल उन ट्रांजेक्शन के लिए नहीं है जो पार्टनर आपस में करते हैं। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द एक्ट डन बाय पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। बेसिकली आउटसाइडर से जब डील करोगे तब ये रूल लगेगा। आई बात समझ में? आपस में डील करोगे उसके लिए ये रूल नहीं है। कोई डाउट है तो बोलो। एक दूसरे को लायबल, यार अपन दोनों ने कोई एग्रीमेंट किया आपस में, इसके लिए सारी एक दूसरे को लायबल करने वाली बात ही नहीं है। हम तो दो ही खुद ही आपस में एक दूसरे के साथ अपोजिट पार्टी बन जाएंगे, हम तो खुद ही फर्म का हिस्सा है। ये रूल कि पार्टनर के किए हुए काम से पूरी फर्म लायबल होगी, तो पार्टनर किसके साथ डील कर रहा है? आउटसाइडर के साथ डील कर रहा है, तब वो पूरी फर्म को लायबल करेगा फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म। ये रूल तब लगेगा जब आउटसाइडर पिक्चर में आएगा। विद इन द फर्म पार्टनर आपस में कोई डील करते हैं, उसके लिए इस रूल की क्या जरूरत है? कुछ समझ में आया क्या? अभी तक हमने पुराना रिकॉल किया। पार्टनरशिप में एजेंसी कंसेप्ट है, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल या कैरिड ऑन बाय ऑल। ये एजेंसी को क्लैरिफाई किया कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। ये प्रोविजन ऐसे ही लिखना है हमको, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। फिर हमने ये देख लिया कि एक नॉर्मल एजेंट और एक पार्टनर रहने पे जो एजेंसी का रोल मिलता है उसमें क्या अंतर है। आप उसमें कम्युनिटी इंटरेस्ट एंजॉय करते हो, जबकि नॉर्मल एजेंसी में कम्युनिटी इंटरेस्ट एंजॉय नहीं करते। और ये जो रूल लगा रहे हैं हम कि एजेंट की तरह से बिहेव करके जो आपने फर्म को लायबल किया है, ये तभी एप्लीकेबल है जब आप आउटसाइडर से डील करते हो, ना कि विद इन द फर्म पार्टनर से आपस में डील करते हो। तीन बातों में कोई समस्या है तो मुझे बताओ। ये इतनी सी देर का रिवीजन बचा है अब तुम्हारा इसका। वो इतनी देर एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि तुम उसको कनेक्ट कर पाओ। अब देखो इधर, इम्प्लाइड अथॉरिटी। दो तरह की अथॉरिटी है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। और ये दोनों बहुत अच्छे से एबीसीडी की तरह समझ लो, इनका बहुत यूज करने वाले हैं हम इस चैप्टर में। हम जानते हैं पार्टनर जो हैं वो एक डीड बनाते हैं, उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इस डीड में कंटेंट होता है, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ पार्टनर, एड्रेस। ये तो बकवासी चीजें हैं, ये तो होंगी सर, ठीक है, ये तो आइडेंटिफिकेशन है। तो बताया ना, मैं इसको थोड़ा और ब्रॉडर वे में तुम्हें कनेक्ट कर देता हूँ। कंपनीज में भी हम एक पेपर्स पे ही तो चल रहे थे। दो इंपॉर्टेंट पेपर थे, एओए और एमओए। बोलो हाँ। उसमें एक पेपर था एमओए, वो कंपनी के आइडेंटिटी, कैरेक्टर और उसके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड था। यस और नो? कंपनी का आइडेंटिटी क्या है, कैरेक्टर क्या है, उसका नाम, पता, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल। डीड में भी ये सारे कंटेंट होते हैं सर। पार्टनरशिप जब हम बिजनेस बनाते हैं, यस, एज इट इज वही सारे लगभग कंटेंट होते हैं। और उससे फर्म के बारे में पता चलता है, उसकी कैपेसिटी के बारे में पता चलता है, पर्पस भी होता है उसमें। एक एओए नाम का जो डॉक्यूमेंट था कंपनी में, यहां पे हमने दूसरा नहीं बनाया, हमने डीड में ही लिख दिया उसको। आपस में पार्टनर्स ने एक दूसरे के साथ अथॉरिटी शेयर की है। क्या शेयर की है? अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? राइट्स। कौन सा पार्टनर बैंक के ट्रांजैक्शन डील कर सकता है, कौन पार्टनर है जो परचेज कर सकता है, सेल नहीं कर सकता, कौन पार्टनर है जो सेल परचेज सब कर सकता है। इस तरह का कुछ भी वो अपने लिए इंटरनल मैनेजमेंट के लिए डिसाइड कर सकते हैं। और इंटरनल मैनेजमेंट के लिए अथॉरिटी चाहिए। मेरी बात से एग्री करते हो, यस और नो? मैनेजमेंट की बात हो रही है तो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी कि नहीं होगी? तो उस इंटरनल मैनेजमेंट को
डील करने के लिए जो आपस में अथॉरिटी एक्सप्रेस की जाती है एग्रीमेंट में, मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट की गई है, उस मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट अथॉरिटी को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस अथॉरिटी। एक्सप्रेस वर्ड का मतलब है एक्सप्रेस इन वर्ड्स। एग्रीमेंट ओरल बना हो तो ओरली, रिटन बना हो तो रिटन में। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? ये एक्सप्रेस अथॉरिटी का मतलब क्या है? अब ये समझो इम्प्लाइड अथॉरिटी का क्या मतलब है। ये पूरे एक्ट में अपने काम आने वाला है, ये इस बात की अंडरस्टैंडिंग। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब होगा अथॉरिटी प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप लॉ। लॉ का मतलब मैं 10 बार सिखा चुका हूं। एक्ट, प्रोविजन ऑफ द एक्ट, गवर्नमेंट के रूल्स, अथॉरिटी के सब रेगुलेशन वगैरह, ये सब लॉ कहलाते हैं। आपने आपस में एग्रीमेंट में सेट नहीं की है अथॉरिटी, एग्रीमेंट के थ्रू मेंशन्ड नहीं है, बल्कि लॉ के द्वारा दी गई है। लॉ प्रोवाइड कर रहा है अथॉरिटी, एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है, तो वो वाली अथॉरिटी क्या कहलाएगी? इम्प्लाइड अथॉरिटी। सर एक आध इम्प्लाइड अथॉरिटी का एग्जांपल बता दो। एक बता देता हूं, अभी हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेस करना। अगर हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है, हम तीनों के बीच में, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस करने की कोई अथॉरिटी सेट नहीं की आपस में कि कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता, तो ये किसको मिलेगी? सबको। इंप्लाइड है ये बात। कहां इंप्लाइड है ये? पार्टनरशिप एक्ट में। एनीवन कैन सी बुक्स ऑफ अकाउंट। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो जो अथॉरिटी हमें लॉ से मिल रही है वो इंप्लाइड। जो अथॉरिटी हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एक दूसरे के साथ एक कंसेंट के साथ अपने आपस के लिए बना रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वर्ड्स में बोल रहे हैं, वो सारी अथॉरिटी एक्सप्रेस अथॉरिटी कहलाती है। तो ये दोनों वर्ड अच्छे समझ में आए ना? इनका मतलब क्या होता है? अब हेडिंग देखो तो तुम्हें हेडिंग समझ आएगी। इम्प्लाइड अथॉरिटी की बात हो रही है, मतलब ये अथॉरिटी कौन दे रहा है? पार्टनरशिप एक्ट, या वो आपस में सेट कर रहे हैं? बताओ। तो हम इसे कह सकते हैं कि इवन पार्टनरशिप इवन एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिसाइडेड ना हो तब भी ये अथॉरिटीज पार्टनर के पास रहेगी। इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म, सेक्शन 19। सेक्शन 19 मतलब कौन दे रहा है ये अथॉरिटी? पार्टनरशिप एक्ट दे रहा है। इसीलिए क्या कहला रही है? इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर एज एजेंट। तो ये वो अथॉरिटी है पार्टनर की जो आप सेट ना भी करो कुछ भी, उसके बारे में कुछ भी डिसाइड ना करो, तो भी उसे मिलेगी ऐसी अथॉरिटीज। उसे कौन दे रहा है? बीइंग अ पार्टनर, उसे अथॉरिटी मिल रही है पार्टनरशिप एक्ट से, सेक्शन 19 में, कि वो एजेंट की तरह क्या क्या कर सकता है। कुछ समझ में आया क्या? कठिन हो गया क्या? तो बताओ। यहां वो बोल रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 22। मतलब जब ये लाइन उसने पहले लिख दी, इसका क्या मतलब होता है? चलो कितना लॉ सीखे हो, जल्दी बताओ। उसने प्रोविजन शुरू करने के पहले लिख दिया सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 22। इसका मतलब क्या? जब भी ऐसी लैंग्वेज मिले कि सेक्शन शुरू होने के पहले किसी और सेक्शन का रेफरेंस दे, तो या तो इस पे चेक किया करो इंफीरियर कौन होगा, सुपीरियर कौन होगा। यहां पे सुपीरियर होगा सेक्शन 22, यहां पे इंफीरियर होगा सेक्शन 19। इसका मतलब होता है कि मुझे पढ़ने के पहले सेक्शन 22 पढ़ लो। सब्जेक्ट टू मतलब कंडीशन अप्लाई सेक्शन 22 की,
इसका कंक्लूजन बनाएंगे कि सेक्शन 19 तब अप्लाई करना जब सेक्शन 22 अलाउ करे। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ सर, अगर सेक्शन 19 को सुपीरियर बनाना होता तो वो कैसे लैंग्वेज लिखते हैं? एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, पूरे इंडिया में कोई भी लॉ में लिखा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सेक्शन लगेगा। ये भाषा है सबसे ज्यादा सुपीरियर सेक्शन की, सब्जेक्ट टू ये भाषा है इंफीरियरिटी की। 22 देखो, उसकी कंडीशन देखो, उसको पढ़ लो, उसके बाद समझना कि यार यहाँ पे क्या होगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? सर दिखाओ सेक्शन 22 में क्या लिखा है। यहां पे जाने के बजाय मैं सीधा सीधा सेक्शन 22 नहीं दिया है ना उसने। कई बार ये बुक नहीं देती तो ऐसे परेशान नहीं होना, सीधे जाओ और गूगल कर लो। मेरा गूगल का है, इस पे लिख दो सेक्शन 22 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1920। ये किस बारे में? ये देखो, dictates the execution of a valid agreement. It states that an act or instrument executed by partner to bind the firm must done in the firm's name or in any other manner that explicitly or implicitly express an intention to bind the partnership. For the agreement of business act to hold the entire partnership legally accountable, holding only the individual partner accountable, it must meet the following criteria: use of the firm name, the transaction contract or legal instrument must be signed or executed under the official registered name of the partnership, expression of the intent, legal significance, binding of the firm, individual liability. If a partner sign a contract solely in its own name without any reference to the partnership, the firm is generally not bound. In such a case, only the individual partner is held liable. एक ही वर्ड पर टिका है पूरा सेक्शन। अगर फर्म को लाइबल करना है तो फर्म के बिहाफ पे, फर्म के नाम पे एग्रीमेंट करना आउटसाइडर के साथ, बीइंग अ पार्टनर। तो मैं अगर किसी आउटसाइडर के साथ अगर कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करके आता हूं जिसमें मैंने अपना नाम यूज किया है, फर्म का नाम यूज नहीं किया है, तो मैं इंडिविजुअली लायबल होऊंगा। अगर मैं फर्म का नाम यूज करूंगा, अगर मैं उसमें इंटेंट एक्सप्रेस करूंगा, ये दो बातें, फर्म का नाम यूज करना भी जरूरी है और मेरी ये इंटेंट भी साफ दिख रही है जिसमें मैं कह रहा हूं कि यार ये जो आउटसाइडर से कह रहा हूं कि मैं जो प्रॉमिस कर रहा हूं उसको परफॉर्म मैं नहीं, मेरी फर्म करेगी। ये इंटेंट आपकी लैंग्वेज में दिखना चाहिए। इवन दो मैंने फिर फर्म का नाम यूज ना भी किया हो तो भी चलता है। देखो ये लिखा है अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली ये जो दूसरी जगह लिखा है अल्टरनेटिवली, इसका मतलब क्या? अल्टरनेटिवली का मतलब है अगर आपने फर्म का नाम यूज नहीं किया है पहले तो वो यूज करो, वो नहीं किया है तो भी, इफ द फर्म नेम इज नॉट एक्सप्लिसिटली यूज, आपने साफ साफ तौर पे फर्म का नाम यूज नहीं किया है, द वर्डिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट मस्ट क्लियरली, डॉक्यूमेंट की वर्डिंग क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है इंटेंशन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप। वहां पे मेरे शब्दों में ये साफ झलक रहा है, क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है कि मैं तो फर्म के बिहाफ पे बिजनेस कर रहा हूं तो भी चल जाएगा। जनरली तो तुम्हें फर्म का नाम यूज करना चाहिए। अब आपने फर्म का नाम भी यूज नहीं किया, अपना नाम यूज किया, और आपके एक्सप्रेशन में ये क्लियर इंटेंट भी नहीं दिख रहा कि आप फर्म को लाइबल कर रहे हो, तो भैया फिर लाइबल कौन होगा उस एक कॉन्ट्रैक्ट पे, फर्म या वो इंडिविजुअली वो पार्टनर अकेला? तुम बताओ। हेलो, देखो ये यहां पे भी लिखा है कॉन्टेक्स्ट विद इन द एक्ट द सेक्शन वर्क क्लोजली विद सेक्शन 19, इस पे तो हम आए हैं। दिस सेक्शन वर्क क्लोजली विद सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट। implied authority as an act must both fail within a partner's authority and follow the execution rule of the 22 to fully bind the firm। तो 19 इसी रेफरेंस को लेके आगे चलेगा। आप देखो ये रेफरेंस यहां पे हमें दिख जाए। क्या तुम्हें ये मेरी बात अभी समझ में आई या नहीं आई? इसका रेफरेंस 19 से कैसे रहा?
यस और नो, बोलो जल्दी जल्दी। तो उसने इसलिए रेफरेंस दे दिया 19 में जो लिखा है ना वो तो फॉलो होना चाहिए भैया, उसके अलावा देखो सेक्शन 22, उसको सुपरसीड नहीं कर रहे हम, उसको उस सेक्शन 19 में लिखी हुई बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते, अ, उसे हम काट नहीं सकते। वो जो लिखा है वो ट्रू है पहले, उसके ऊपर नहीं जाएंगे हम, ये बोल रहा है सेक्शन 19। कोई डाउट है तो बताओ। एक विजन और क्लियर कर देता हूं। एक्सप्रेस अथॉरिटी को इंप्लाइड अथॉरिटी के ऊपर रख दिया हमने। ऊपर वो जो सारी शब्द लिखे थे अभी मैंने कहा था ना, एक्सप्रेशन है उसमें, तो जो चीज एक्सप्रेस्ड है वो इंप्लाइड के ऊपर चल रही है। कोई डाउट है तो बोलो। द अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर to bind the firm conferred by this section is called implied authority. Authority of partner to bind the firm. पार्टनर अपने एक्शन से फर्म को लाइबल करने वाला है, इसी को बात को हम इम्प्लाइड अथॉरिटी बोलते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड से होते हैं उन्हें हम एक्सप्रेस बोलते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्शन से होते हैं उन्हें हम इम्प्लाइड बोलते हैं। क्या हमने ऐसा पढ़ा है, हाँ या ना? टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट याद करो। यहां बात कॉन्ट्रैक्ट की जगह वर्ड आ रहा है अथॉरिटी, तो वो ये कह रहे हैं अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर। अथॉरिटी वर्ड को तुम राइट भी समझ सकते हो, लीगल राइट जो उसे मिला। और मैंने कहा ये लीगल राइट किसने दिया है? सेक्शन 19 एक्ट ने दिया है। तो ये लीगल राइट है पार्टनर का कि वो फर्म को बाइंड कर देगा अगर वो ये सब करता है। इन द एब्सेंस ऑफ द यूसेज और कस्टम ऑफ द ट्रेड ऑफ द टू द कॉन्ट्ररी। ये लो, ये लाइन जब जब आती है ना, ऐसा बताओ ये रिस्ट्रिक्शन लगा रही है या फ्रीडम दे रही है? इतना से वर्ड में बता दो। नीचे लिखी हुई बातों को फ्रीडम दे रही है या उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है? अरे क्या हो गया? यस, क्योंकि अगर यूसेज या कस्टम ऑफ ट्रेड, इसका मतलब होता है कि यार आपका जो भी बिजनेस, सपोज आपका स्टील बिजनेस है, तो उस स्टील बिजनेस का कस्टम क्या है, मतलब उसमें नॉर्मली जो काम होता है वो होगा। इन द एब्सेंस ऑफ द यूसेज एंड कस्टम ऑफ ट्रेड टू द कॉन्ट्ररी, मतलब अगर आपका कस्टम ऑफ ट्रेड है और ये जो नीचे लिखी हुई बातें हैं ये दोनों कॉन्ट्ररी हैं तो कस्टम ऑफ ट्रेड फॉलो होगा। अगर आपका यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड है और ये जो नीचे लिखी हुई बातें हैं ये कॉन्ट्ररी नहीं है, ये कॉन्ट्ररी एब्सेंट है, ये कॉन्ट्ररी नहीं है, तो ही इन्हें फॉलो करना। मतलब इन्हें फॉलो करने के लिए हम दो चीजें देखेंगे, एक्सप्रेस ना हो, नंबर 2 यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड कॉन्ट्ररी ना हो। दो चीजें ना हो तब जाके ये प्रोविजन लगाना। कुछ समझ में आता है क्या? अरे समझ लो यार, रटने की टेंशन मत लो, याद कब होगा सर, हम कैसे करेंगे इसको, दैट इज वेरी इजी। अभी बताता हूं क्यों। हर केस स्टडी इस पे दोनों पे बात नहीं करेगी, करेगी ही नहीं। 90% 95% केसेस में इन दोनों पे केस स्टडी बात ही नहीं करेगी, एक्सप्रेस है या नहीं और कस्टम और यूसेज के कॉन्ट्राडिक्टरी है या नहीं। तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि यार एक्सप्रेस है या नहीं, या कस्टम और ट्रेड के कॉन्ट्ररी
है या नहीं, तो हम अज्यूम हमेशा क्या करेंगे, सेक्शन 19 विल अप्लाई। मतलब हम यही मानेंगे कि एक्सप्रेस नहीं होगा और ये बात कॉन्ट्ररी भी नहीं होगी कस्टम और ट्रेड के, तो हम ये सेक्शन लगा देंगे। केस स्टडी ऐसी आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, तभी अच्छा क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो सेक्शन 19 पे क्वेश्चन ही कैसे बनेगा। फिर तो जो लिखा है वो फॉलो करो और जो कस्टम है वो फॉलो करो। अरे केस स्टडी तो बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए लॉ में उसको सेक्शन 19 पे तुम्हें लाना है, तो अगर वो इन दोनों बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है तो हम तो यही मान के चलेंगे कि ये जो है ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, एक्सप्रेस भी नहीं है और कस्टम और ट्रेड के कॉन्ट्ररी भी नहीं है, तो सेक्शन 19 लगा के फिर हम आंसर दे देंगे। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ये रटना ना पड़े इसलिए समझा दिया, और क्योंकि ये एक बहुत खास बात है, आगे जाके तुम्हें लॉ पढ़ने की कैपेसिटी आ जाए। जब भी कोई प्रोविजन इस तरह से शुरू होता है, दो तरीके हो सकते हैं उसके शुरू होने के, तीन हो सकते हैं। एक तो सीधे शुरू होता है कि इस सेक्शन में ये लिखा है, लेकिन जब भी उस सेक्शन को पहले से लॉ मेकर को पता है कि यार ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा दूसरी बातों के साथ, तो वो या तो उसको इंफीरियर की लैंग्वेज से शुरू करते हैं या सुपीरियर की लैंग्वेज से शुरू करते हैं। ये नई चीज है जो अब तुम सीख रहे हो लॉ में, और इसको समझो, ये हर एक्ट में आती है। कोई समस्या है तो बताओ। समझने पे ध्यान दो, है टेंशन मत लो, सब सीख जाओगे। बहुत इजी पार्ट होता है, सब सीख लेते हैं। तुम अनोखे नहीं हो कि नहीं सीख पाओगे। ये देखो इधर, सबमिट अ डिस्प्यूट। अब देखो क्या बोल रहे हैं, हाँ, द इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब इम्प्लाइड अथॉरिटी है क्या, वो इतनी सी बात है, डज नॉट एम्पावर हिम। क्या वर्ड लिखा है, डज नॉट एम्पावर हिम। तो ये जो सेक्शन लिखा है ये कैसे लिखा है, नेगेटिवली लिखा है। तुम क्या कर सकते हो इम्प्लाइड अथॉरिटी के नाम पे, वो तो अपार है, अपार संभावना है भैया, कुछ भी कर सकते हो तुम। तो उन्होंने क्या कैसे समझाया फिर उसे, बोले कर क्या सकते हो, ये समझाने के तो कोई लिस्ट ही नहीं है, हम एक नेगेटिव लिस्ट दे देते हैं तुमको, बोले ये नहीं कर सकते हो तुम, बाकी जो करना है करो। अरे हेलो, समझ में आया क्या, कितनी ईज हो गई कहानी। मैं एक बार बोलता हूं एक ही फ्लो में और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कहानी कितनी आसान है। पार्टनर जो है फर्म के एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये नॉर्मल एजेंट नहीं है, ये पार्टनरशिप में पार्टनर है, तो इसका खुद का भी कम्युनिटी इंटरेस्ट में हिस्सा है, इसका भी प्रॉपर्टी में हिस्सा है, इसका भी प्रॉफिट में हिस्सा है। सेक्शन 19 ये बोलता है कि अगर तुमने एक्सप्रेसली कुछ डिसाइड कर लिया है तो वो फॉलो करो कि एक पार्टनर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। एज एन एजेंट फॉर्म के बिहाफ पे वो एक्शन लेगा तो फॉर्म लाइबल होगी या नहीं होगी, अगर आपने ये स्पेसिफिकली डिसाइड कर लिया है तो कर लो। सेक्शन 22 का रेफरेंस इसमें आता है, बोले कि अगर लेकिन सेक्शन 22 को जरूर फॉलो करना, उसके बाहर मत जाना। सेक्शन 22 क्या बात करता था, मैंने दिखा के ले आया तुम्हें। सेक्शन 22 इतनी सी बात करता है कि भैया फॉर्म के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो एज अ पार्टनर, तो तरीके से जाना। फर्म को लाइबल करने के लिए दो चीजें हैं, पहली बात फर्म का नाम इस्तेमाल करो, दूसरी बात तुम्हारा जो कंटेंट है उसमें क्लियरली ये दिखना चाहिए, इवन दो फर्म का नाम यूज नहीं भी कर पाए हो तो क्लियरली दिखना चाहिए कि जो लाइबिलिटी है वो फर्म की होगी, इंडिविजुअली मेरी नहीं होगी। ये दो चीजें फॉलो करना जरूरी है, तभी तुम फर्म को लाइबल कर पाओगे। इस बात के बियॉन्ड नहीं जाएंगे हम सेक्शन 19 में भी, ये बात तो फॉलो होनी है, ये अटल सत्य है। सेक्शन 22 19 ये कह रहा है। मेरे अंदर कुछ कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं उसको सरपास कर जाऊंगा, वो तो होगा ही। समझ में आया क्या ऐसे? अब 19 में हम कह रहे हैं कि यार इंप्लाइड अथॉरिटी मिल रही है लॉ से कि पार्टनर कुछ भी करेगा ना तो फर्म लाइबल हो जाएगी। एक चेक और लगा दिया, बोले कस्टम और यूसेज को ध्यान दे दो, उसके अपोजिट नहीं जाना, क्योंकि कस्टम और यूसेज का मतलब ये है कि सभी लोग फॉलो करते हैं, सभी लोग वैसी बातें मानते हैं। तो हम जो किसी फॉर्म में ये नीचे के पॉइंट अगर कस्टम और यूसेज का हिस्सा है ना तो ये नेगेटिव लिस्ट में नहीं होंगे। मतलब पार्टनर अगर इनके ऊपर एक्ट करेगा तो फॉर्म लाइबल कर देगा, अगर ये कस्टम और यूसेज का हिस्सा है तो। बात समझ में आई क्या? मैं पॉइंट पढ़ाते समय भी क्लियर कर दूंगा ये ऐसे कनेक्ट करके। अरे थोड़ी तो आई।
लास्टली जो इस प्रोविजन का सार है वो ये है कि यार पार्टनर तो कोई भी काम करेगा फर्म को लायबल कर देगा, बस वो दो बातों का ध्यान रख ले, सेक्शन 22 और कस्टम और यूसेज, वो तो कोई भी काम करेगा फर्म को लायबल कर देगा। ये पावर दे रहा है एक्ट, यहाँ पे 19 ये पावर दे रहा है, इसको समझो। पर वो दे कैसे रहा है, उसने कहा क्या नहीं कर सकते वो बता देता हूं। इनके अलावा तुम कुछ भी करोगे तो सेक्शन 19 में इंप्लाइड अथॉरिटी थी और पार्टनर ने एजेंट बन के फर्म को लायबल कर दिया। उसने सेक्शन 22 का सम्मान रखा और उसने ये ध्यान रखा कि वो जो एक्शन कर रहा है वो कस्टम और ट्रेड के हिसाब से कॉन्ट्ररी नहीं थी। कुछ समझ में आया क्या? समेट लिया ना? तो जब पढ़ रहे हो तब ज्यादा परेशान मत हुआ करो, उस समय उतना समझा करो, धीरे धीरे करके सब समझ में आ जाता है। अब तुम्हें खुद फील होगा लॉ मेकर पागल नहीं है कि हम एक ही व्यक्ति को ये पावर नहीं दे सकते थे कि वो मन से ऐसा काम कर दे फर्म के बिहाफ पे अकेले अपने डिसीजन से। इसमें कहीं ना कहीं तुम्हें क्या महसूस होने वाला है, एक धागा पकड़ के रखो, तुम्हें सब याद रह जाएगा कि सारे पार्टनर की कंसेंट, सारे पार्टनर की सहमति कलेक्टिवली होनी चाहिए, तभी ये सेंस बनाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ये वो सारे काम हैं जहां तुम्हें खुद महसूस होगा अंदर से कि नहीं नहीं, एक पर्सन को अपन ये पावर नहीं दे सकते। पहली कहानी देखो, तुम्हारी फर्म का किसी थर्ड पार्टी के साथ डिस्प्यूट हुआ। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा हुआ, बहस हुई, मतलब कि जो भी एक्टिविटी तुम्हें परफॉर्म करनी थी या उसे परफॉर्म करनी थी उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तुम उसे आर्बिट्रेशन में ले जाना चाहते हो। आर्बिट्रेशन वर्ड सिखा चुका हूं, हाँ या ना? ये एक आउट ऑफ कोर्ट लीगल तरीका है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। इसका एक एक्ट है आर्बिट्रेशन एक्ट, और उसको एक्ट को फॉलो करते हुए तुम दोनों पार्टी आपस में सहमति से एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लो जो एक तरह से जजमेंट देने का रोल प्ले करेगा। उसके सामने अपनी अपनी बात रखो और एग्री करो कि वो जो भी जजमेंट लेगा वो तुम दोनों को मान्य होगा। कोर्ट में समय बहुत लगता है, इस वजह से इस तरह की व्यवस्था की गई है। कॉन्स्टिट्यूशनली एक एक्ट पास है और उस एक्ट को फॉलो करते हुए आप आर्बिट्रेशन करा सकते हो। बात समझ में आई क्या? इसमें बिजनेस रिलेटेड मैटर ही जा सकते हैं, सिविल मैटर ही जा सकते हैं, क्रिमिनल मैटर नहीं जाएंगे ऑब्वियसली। तो आप कोई डिस्प्यूट था और उसका आर्बिट्रेशन चल रहा था, एक तो होता है चल रहा था तो तुमने एक्सेप्ट कर ली कोई बात, या तो वो बोल रहा है तुम आर्बिट्रेशन में ले गए डिस्प्यूट को, मतलब कि सबमिट किया तुमने डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। वो बिजनेस ऑफ द फर्म था, तुम मुझे बताओ किसी एक पार्टनर को राइट दे दे कि वो अकेले जाके फर्म के बिहाफ पे आर्बिट्रेशन में चला जाए थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, ऑटोमेटिक राइट दे के रखे, उसको एजेंट मान ले और पूरी फर्म लायबल कर दे इस एक्टिविटी में। बोलो, या सबकी सेंस हो, सबका सहमति होनी चाहिए सेंसिबली, ये बात ठीक है, होनी चाहिए। लेकिन अगर अब मैं तुमसे पूछूं एक्सप्रेसली तुमने डिसाइड कर लिया कि आर्यन, लक्ष्य और अंकित में से लक्ष्य जाएगा, ये काम करना है, तो एक्सप्रेसली डिसाइडेड है हमारा, तो चला जाएगा, इसमें क्या समस्या? मतलब तुमने पहले ही एग्रीमेंट कर लिया, आपका एक्सप्रेस एग्रीमेंट है नहीं। कस्टम और ट्रेड ये अलाउ नहीं करते कि कोई एक पार्टनर चला जाए, तो सेक्शन 19 कहता है इस काम को करने की इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है लक्ष्य के पास। कोई डाउट है तो बताओ। कठिन लग रहा है क्या कहानी? मैं और ईज कर देता हूं पॉइंट नंबर बी में। हम तीनों की पार्टनरशिप फर्म है, लक्ष्य, अंकित, आर्यन, तीनों पार्टनर है। एक बैंक अकाउंट ओपन करना है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। सर बढ़िया है, कोई भी कर सकता है। अब आखिरी वर्ड पढ़ो, इन हिज ओन नेम। लक्ष्य को अपने नाम पे बैंक का, फर्म का अकाउंट खोलना है वो फर्म का अकाउंट, पर किसके नाम पे खोलना चाहता है लक्ष्य? अपने नाम पे।
लक्ष्य को कौन से सेक्शन देखने पड़ेंगे? सबसे पहले लक्ष्य को ये देखना पड़ेगा कि यार एक्सप्रेस अथॉरिटी है क्या मेरे पास? एक्सप्रेस अथॉरिटी कहाँ होगी? एग्रीमेंट पढ़ के देख ले कि क्या लक्ष्य को पहले से अंकित और आर्यन ने पावर दे रखी है कि तू बैंक अकाउंट खोल सकता है अपने नाम पे। अगर है तो जाओ खोल ले आराम से, कोई टेंशन नहीं है सर एक्सप्रेस अथॉरिटी तो डीड में तो ऐसा कुछ हमने डिसाइड ही नहीं किया था। अब बात आ जाती है इंप्लाइड अथॉरिटी है कि नहीं। सेक्शन 22 का सम्मान करते हुए ही खोलना। सर ओन नेम पे खोल रहा है तो वो पहला बात तो फेल हो जाएगी कि फर्म के नाम पे खोला या नहीं खोला, चलेगा। दूसरी पॉइंट तो प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए। तीसरी बात, कस्टमर यूसेज क्या कहता है हमारा? अगर हमारा बिजनेस जिस तरह का है, स्टील बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, मूवी बनाते हैं हम, मूवी प्रोडक्शन का बिजनेस है, सॉफ्टवेयर बिजनेस है, व्हाटएवर, उस बिजनेस इंडस्ट्री का ट्रेड या कस्टम अगर ये कहता है कि हाँ एक अकेला पार्टनर जनरली फर्म के ब्याह पे ही खुद के नाम पे अकाउंट खोल लेता है तो वो खोल सकता है। पर अगर यहां सब गड़बड़ होती जा रही है, एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है, कस्टम ट्रेड अलाउ नहीं करता, तो सेक्शन 19 भी यहां पे ये बोल रहा है कि तुम सहमति से खोलो सारे लोगों की, अकेले तुम्हारे अपने नाम पे अकाउंट खोलने की इंप्लाइड अथॉरिटी हम तुम्हें नहीं देते, तुम फर्म को लायबल नहीं कर पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी भी समेट पा रहे हो कि नहीं? ये सब बातें कहां से जुड़ रही हैं? थोड़ा लंबा है उसकी स्टोरी लाइन, पर इतनी लंबी भी नहीं अगर रिपीट कर लोगे बार बार अपने लिए हर पॉइंट पे तो। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश। रिलिंक्विश मतलब किसी चीज को छोड़ देना, हटा देना। अरे पता होगा ये वर्ड, हाँ या ना? नहीं पता है क्या? और कॉम्प्रोमाइज कर लेना का मतलब वो होता है ना झगड़े में मान लेना। तो क्या रिलिंक्विश कर रहे हो या क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? क्लेम और पोर्शन ऑफ क्लेम बाय द फर्म। जैसे एग्जांपल के लिए हम तीनों की फर्म है, आर्यन, अंकित, लक्ष्य, और एक आउटसाइडर पार्टी है। फर्म बोल रही है आउटसाइडर पार्टी से अपने 5 लाख लेने बनते हैं। हमारी फर्म का कहना है 5 लाख लेने उससे। लक्ष्य गया उसके पास, यार भैया 5 लाख दे दे। वो बोल रहा है सर यार 4.5 लाख ले लो यार, अब ये हालत खराब है, बाद में देखेंगे, अगर पैसे आएंगे दे दूंगा, नहीं तो इसमें सेटल मानो। लक्ष्य ने बोला यार जो दे रहा है दे दे ला। मतलब लक्ष्य ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, रिलिंक्विश कर लिया जो क्लेम बनता था फर्म का अगेंस्ट द आउटसाइडर। क्या लक्ष्य अकेला ऐसा डिसीजन लेने की आजादी दे दें अपन? बताओ। हाँ, एक्सप्रेस करके भेजते उसको पहले से, यार जो लेना है दे रहा है ले लेना, तो तेरे डिसीजन पे ले लेना, तो अलग बात हो जाती। कस्टम यूसेज ऐसा अलाउ करता तो अलग बात हो जाती। ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों मामले साइलेंट है। सेक्शन 19 लग रहा है। हम अल्टीमेटली इस बात पे आ गए कि यार एक्ट क्या बोलता है इस बारे में, अगर अकेला लक्ष्य ऐसा करके आ जाएगा तो। एक्सप्रेस नहीं है कुछ भी, कस्टम कुछ नहीं बोलता। तो सेक्शन 19 बोलता है कि ये काम लक्ष्य अकेला नहीं कर सकता। करेगा तो वो इंडिविजुअली जिम्मेदार है उस एक्टिविटी के लिए, फर्म ने वो काम किया है ऐसा नहीं माना जाएगा। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट फर्म कोर्ट में सूट फाइल करके फिर पैसे मांग सकती है, और लक्ष्य से या फिर लक्ष्य को बोल सकती है, फर्म मतलब कोर्ट जा सकती है और बोल सकती है या तो थर्ड पार्टी से पैसे दिला दो, या तो ये लक्ष्य बचे हो 50,000 का क्लेम दिला दो हमारा। कुछ समझ में आता है क्या? आप तो कठिन लग नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से, कहानी क्या है? अच्छा पॉइंट, अच्छा प्रोविजन है, वो मांगेगा, ऐसे समझ नहीं आएगा एक बार में, लेकिन अब आएगा। विड्रॉ अ सूट। सूट तो कोर्ट में होता है, और कोर्ट में कोई केस चल रहा था और फर्म ने केस किया था, और अकेला लक्ष्य जाके क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है सूट। क्या हम दे दे लक्ष्य को अकेले ये राइट? बोलो। जबकि एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं दी है और कस्टम ट्रेड ऐसा अलाउ नहीं करता है।
एडमिट एनी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी एडमिट करना मतलब किसी और ने फर्म को बोला यार तुम्हारी फर्म जो है वो जो है हमें गुड्स भेजेगी या पैसे देगी, कोई ऑब्लिगेशन डाल रहे थे हमारी फर्म पे, अकेला एक पार्टनर एडमिट कर रहा है, कोई केस था, कोई प्रोसीडिंग थी, हमने एक्सेप्ट कर लिया, एक पार्टनर ने, हमने नहीं, एक पार्टनर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो सेक्शन 19 कहता है ये इंप्लाइड अथॉरिटी एक पार्टनर के पास नहीं हो सकती, कोर्ट से केस विड्रॉ कर लेना एक पार्टनर के पास नहीं हो सकती, किसी थर्ड पार्टी के साथ जाके कॉम्प्रोमाइज कर लेना और अपने क्लेम को, फर्म के क्लेम को रिलिंक्विश कर देना एक पार्टनर के पास इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है। ऐसा करवाना है आपको, आप करा सकते हो, उसके लिए उसको एक्सप्रेस अथॉरिटी दो, या फिर तुम्हारे बिजनेस का कस्टम और ट्रेड अलाउ करता हो, ये सब काम हो जाएंगे, एक पार्टनर कर देगा, पर वो चाहिए। और अगर वो दोनों एक्टिविटी, वो दोनों राइट, वो दोनों मैटर नहीं है, आपने एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं दी है और कस्टम ट्रेड अलाउ नहीं करता है, तो सेक्शन 19 लगेगा। और 19 कहता है ये अथॉरिटी एक इंडिविजुअल पार्टनर के पास फर्म के बिहाफ पे एक्टिविटी करके आएगा तो ये एजेंट नहीं माना जाएगा। इन कामों को छोड़ के कुछ भी हो, एज अ इंडिविजुअल पार्टनर तुम फर्म के बिहाफ पे एक्टिविटी करोगे तो फर्म को लायबल कर दोगे। अरे यार बोलो, रायता समेट पाए कि नहीं अपन? एक पॉइंट आर्बिट्रेशन से याद रहेगा, एक पॉइंट बैंक अकाउंट से याद रहेगा, एक पॉइंट सीधा वो पार्टी के पास जाके कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश करने वाली बात होगी क्लेम को, एक पॉइंट कोर्ट में सूट से रिलेटेड रहेगा। सूट से रिलेटेड मल्टीपल है, विड्रॉ सूट, एडमिट लाइबिलिटी इन अ सूट, दोनों एक साथ याद रखो सूट वाले। 5 पॉइंट हो गए, आर्बिट्रेशन, बैंकिंग, रिलिंक्विश कॉम्प्रोमाइज, और 2 सूट के पॉइंट, एक विड्रॉ सूट और एक एडमिट एनी लाइबिलिटी। ऐसे इंटेंशन के साथ इसको रीड करोगे ना तो 10 मिनट में काफी पॉइंट याद होने लगेंगे, फिर अपन क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें और वर्ड्स आ जाएंगे हमको सीखने के लिए। कोई डाउट है तो बोलो। एक पॉइंट इमूवेबल प्रॉपर्टी, 2 पॉइंट इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक एक्वायर करने का, परचेज करने का, और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ पे खरीद रहे हो और इसे आप इंप्लाइड अथॉरिटी मान के कर रहे हो कि मैं करूंगा तो फर्म लायबल हो जाएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं। देखो गुड्स नहीं है, गुड्स खरीदोगे तो फर्म लायबल हो जाएगी, वो बिजनेस पर्पस का गुड्स खरीदा तुमने, ये भी सर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पस के, इमूवेबल है ना, वो अलाउ नहीं किया एक्ट ने। अरे इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, गुड्स अलाउ है, गुड्स नहीं लिखे नेगेटिव लिस्ट में। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आखिरी तो हद ही हो गई है, लक्ष्य अकेला जाके किसी और पार्टनरशिप फर्म में हमारी पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप में ले जा रहा है। मतलब एक अपनी फर्म है आर्यन अंकित लक्ष्य, एक और फर्म है क्यूपीआर, वो अकेला लक्ष्य गया और बोले आज से अपन दोनों फर्म पार्टनरशिप में। ऐसा राइट इंप्लाइड तो नहीं मिलता हो, एक्सप्रेसली देना है लक्ष्य को तो दे दो, कस्टम ट्रेड है तो अलग बात है, अदरवाइज ये राइट इंप्लाइडली नहीं है। टोटल मिला के कितने पॉइंट हो गए? 6, 2, 8। 8 में से पेयर कौन कौन से हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी के 2 पॉइंट, सूट के 2 पॉइंट। अरे बोलो ना हाँ। 4 हो गए, एक आर्बिट्रेशन का पॉइंट, 5 हो गए, एक बैंक का पॉइंट, 6 हो गए, एक ये कॉम्प्रोमाइज रिलिंक्विश, और आखिरी वाला तो बात हो गई वो पार्टनरशिप ही एंटर करवा रहा है एक पार्टनर। और क्या एक्ट ने उसे एम्प्लॉयड अथॉरिटी दी थी? आंसर इज नो। कुछ पूछना चाहते हो तो बोलो। सेक्शन 22 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन ऑर्डर टू बाइंड अ फर्म, अगर तुम फर्म को बाइंड करना चाहते हो अपने एक्शन से एज अ पार्टनर, अपने एक्शन से कोई इंस्ट्रूमेंट ऐड करने एंटर करने का मतलब वो किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, executed by a partner or other person on behalf of the firm shall be done or executed in the firm name। तो पहला कंडीशन क्या हो गई?
आप वो जो भी एक्शन कर रहे हो या वो जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो वो फर्म के नाम पे एंटर करो, अपने पर्सनल नाम पे नहीं। और इन एनी अदर मैनर एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म, या फिर अगर नाम पे नहीं भी किया है फर्म के तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो एक्सप्रेशन है उस एग्रीमेंट में, एक्शन में, उसमें साफ क्लियरली ये दिखना चाहिए कि आप फर्म के बिहाफ पे एंटर कर रहे हो, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एंटर नहीं कर रहे हो। ये रूल कभी नहीं टूटेगा। सेक्शन 22, जब भी कोई बात हो कि पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे कोई एक्शन किया तो ये सबके ऊपर सेक्शन है। फर्म के बिहाफ पे एंटर करो, क्लियरली मेंशन करो कि ये फर्म के बिहाफ पे मैंने एंटर किया और फर्म लायबल हो, इसके बाहर कोई नहीं जा पाएगा। At the very outset, you should understand what is meant implied authority. You have just read the every partner is agent of the firm. हमने ये समझ रखा है। The purpose of the business thereof, consequently, as between the partner and outside world, whatever may be their private arrangement or agreement between themselves, each partner is agent of the other in the every matter connected with the partnership business, and his act bind the firm. ये बेसिक फंडा था जो हमने सीखा था कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है, तो वो जो भी एक्टिविटी करेगा अंदरूनी रूप से, तुम्हारे कुछ भी प्राइवेट अरेंजमेंट हो, वो फर्म को लायबल कर देगा और तुम भी उसमें लायबल रहोगे। कोई समस्या है क्या? जो हम पढ़ चुके हैं ना उसी को बार बार लिखे जा रहा है समझाने के लिए। द इम्पैक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज दैट 19 और 22 का मिला जुला के इम्पैक्ट क्या होगा? पार्टनर विच अ पार्टनर विच इज act of a partner, act of a partner is done to carry on the business। देखो वर्ड लिखा है usual way of the kind carried on by them by the firm bind the firm। अकेला करे फर्म मिलजुल के कैरी ऑन करे, फर्म बाइंड हो जाती है। प्रोवाइडेड दैट द एक्ट इज डन इन द फर्म नेम, ये पहली कंडीशन कि जो भी एक्शन किया है पार्टनर ने वो फर्म के नाम पे किया है, या वो एक्सप्रेस या इंप्लाई कर रहा है अपने इंटेंशन को। फिर रिपीट कर दी ना उसने ऊपर की दोनों लाइन, सेक्शन 22 की बात आ गई। सच अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर टू बाइंड द फर्म इज कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी है कि वो एक्शन से फर्म को बाइंड करता है, बार बार ये समझो, और ये लाइन लिखने की जरूरत पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जब कोई पार्टनर एक्शन से फर्म को बाइंड करता है, सच अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर इज टू बाइंड द फर्म इज कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन। पहला, एक्ट मस्ट बी रिलेट टू यूजुअल बिजनेस। जो भी एक्शन है वो यूजुअल बिजनेस का एक्शन है। एग्जाम्पल के लिए अपन बेचते हैं कपड़ा, अपना बिजनेस है कपड़े की ट्रेडिंग में, और अचानक एक घोड़ा खरीद लाया लक्ष्य और बोले मैं बिजनेस के ब्याह पे खरीद लाया हूं, क्या ये हमारा यूजुअल बिजनेस है? बोलो। तो क्या हम इसकी इंप्लाइड अथॉरिटी देके रखेंगे? मतलब लक्ष्य ने जो भी कर दिया है उसके लिए पूरी फर्म लायबल है, भले ही लक्ष्य ने सब कुछ यूज किया हो, तो क्या हम ये मान लें कि फर्म लायबल है? हेलो। तो जो भी एक्शन कर रहा है लक्ष्य वो स्कोप ऑफ अथॉरिटी में होना चाहिए और नॉर्मल बिजनेस से कनेक्टेड होना चाहिए। द एक्ट इन is such as is done on normal conduct of the business of the firm. The usual way of carrying on the business will depend on the nature and circumstances of the each particular case। मैंने कहा ना, हर इंडस्ट्री का अपना एक ट्रेंड होता है, एक तरीका होता है, एक कस्टम होता है कि वो बिजनेस कैसे करते हैं। तो उनका कहना है कि वो जो भी काम करेगा लक्ष्य बिजनेस फर्म के बिहाफ पे जाके, वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होना चाहिए। ये वाली बात लिखी थी ना, वो किसके कॉन्फ्लिक्ट में ना होना चाहिए? यूसेज कस्टम के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होना चाहिए। उसे सारे कस्टम और यूसेज फॉलो करते हुए ही फर्म के बिहाफ पे एक्शन लेने पे हम इंप्लाइड अथॉरिटी उसकी मानेंगे और वो फर्म को लायबल करेगा। अगर वो कस्टम और यूसेज के बियॉन्ड गया, कॉन्फ्लिक्ट में गया, तो उसके किए हुए एक्शंस पे इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं मानी जाएगी सेक्शन 19 में। ये सेक्शन 19 में साफ शब्दों में सबसे पहले लिखा था, हाँ या ना?
हेलो सर, इसको थोड़ा और समझा दो। सपोज अपना टाइल्स का बिजनेस है, और टाइल्स के बिजनेस में ये पक्का है कि पहले एडवांस लेते हैं तभी टाइल्स की डिलीवरी होती है, एडवांस ही पैसा लिया जाता है, बात खत्म। अब किसी एक पार्टी के साथ लक्ष्य ने डील करते हुए एडवांस लिए बिना टाइल्स भेज दी, बोले पैसे बाद में भेज देना, उसने कस्टम और यूसेज तोड़ दिया है। अब यहाँ पे वो फर्म को लायबल नहीं कर पाएगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए ऐसी भाषा लिखी है कि ये जो यूजुअल वे ऑफ डूइंग अ बिजनेस, यूजुअल वे ऑफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस, ये जो शब्द है ना, ये डिपेंड करता है नेचर एंड सर्कमस्टेंस। लॉ इतना नहीं समझा सकता कि हर बिजनेस के क्या नेचर है और क्या सॉरी क्या यूजुअल वे है, क्या कस्टम्स है, ये नहीं बता सकता लॉ। ये सब कोर्ट में जाकर प्रूव करना कि ये यूजुअल वे है या नहीं है। आ गई बात समझ में? पर अगर कंक्लूड ये हो गया कोर्ट में कि ये यूजुअल वे नहीं है, तो इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं चलेगी। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। हेलो देखो, द एक्ट बी डन इन द नेम ऑफ द फर्म, ये हमेशा ध्यान रखना है, या फिर ऐसे मैनर में करो कि साफ समझ में आ रहा है कि फर्म के बिहाफ पे किया गया है। पार्टनर हैज एम्प्लॉयड अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म, ऑल एक्ट डन बाय हिम इन ऑल मैटर कनेक्टेड विद द पार्टनरशिप बिजनेस। बार बार बोल रहा हूं, ये सबसे पहले सिखाया था मैंने कि भैया पार्टनरशिप बिजनेस से कनेक्शन तो होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद बातें करना जो करना है, नहीं तो तुम पर्सनल लाइबिलिटी फर्म पे नहीं डाल सकते। विच आर डन इन द यूजुअल वे, पार्टनरशिप बिजनेस के बिहाफ पे करो जो कुछ कर रहे हो, यूजुअल वे में करो जो कुछ कर रहे हो, नेचर और बियॉन्ड द स्कोप ऑफ पार्टनरशिप मत जाओ, तो ही इंप्लाइड अथॉरिटी काम करेगी। एक्स एक पार्टनर है, फर्म है सॉलिसिटर्स की, वकीलों की फर्म है। सॉलिसिटेशन मतलब लीगल एडवाइस देने वाली फर्म होती है। एक्स एक पार्टनर है उसका, इस फर्म ने या एक्स ने, देखो 1 कॉमा 2 कॉमा, एक्स के बाद सीधा आप क्या पढ़ना चाहिए, वो तो केवल बीच में एक इंफॉर्मेशन थी कि एक्स कौन है। तो एक्स एक पार्टनर है फर्म ऑफ सॉलिसिटर्स का, उसने मनी बोरो की है। एग्जीक्यूट अ प्रोमिसरी नोट, जब मनी बोरो की तो सामने वाले को उसने एक प्रोमिसरी नोट लिख के दे दिया, जैसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है कि भैया मैं लिख के देता हूं कि मैं इतने पैसे दे दूंगा। अब वो जो प्रोमिसरी नोट लिख के दिया, पता है वो किसके नाम पे दे दिया है? फर्म के नाम पे। अरे कुछ समझ में आता है क्या? पहली बात, क्या फर्म लायबल हो जाएगी? बोलो क्यों? सेक्शन 19 में एक नेगेटिव लिस्ट दी है, क्या उस नेगेटिव लिस्ट में कहीं भी ये लिखा है कि आप प्रॉमिसरी नोट साइन नहीं कर सकते? बोलो। आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते, 2 कोर्ट के पॉइंट हैं, 3 खत्म हो गए। कॉम्प्रोमाइज रिलिंक्विश नहीं कर सकते, लाइबिलिटी एडमिट नहीं कर सकते किसी सूट के अगेंस्ट। बोलो भाई बोलो, कहीं नहीं लिखा है, या तो प्रोमिसरी नोट मना ही नहीं किया है, और आपने कहा है सर इनको पॉइंट को छोड़ के वो कुछ भी कर सकता है। अरे बोलो ना हाँ या ना। तो फिर किस ग्राउंड पे मना कर रहे हो तुम? सेक्शन 19 तक तो बात तब जाती जब पहले के पॉइंट सेटिस्फाई हो जाते हैं। एक्सप्रेस अथॉरिटी उसके पास है या नहीं? अगर एक्स को आप एक्सप्रेस अथॉरिटी देके रखोगे तो एक्स कर सकता है। क्वेश्चन साइलेंट है एक्सप्रेस अथॉरिटी पे, मैंने क्या कहा? अगर साइलेंट है तो एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है। अपन 19 की तरफ जा रहे हैं। नंबर 2, यूजुअल वे, नॉर्मल वे। सर उसके बारे में भी नहीं पता, लेकिन अभी हमने ये बात भी पढ़ी ना, कनेक्टेड विद द पार्टनरशिप बिजनेस, और नेचर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ पार्टनरशिप नहीं होना चाहिए। ये अभी हाल पॉइंट हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यूजुअल बिजनेस होना चाहिए। वो घोड़े वाला एग्जांपल याद है? अरे यार अभी बोला था लक्ष्य, हम कपड़े का बिजनेस करते हैं, लक्ष्य घोड़ा खरीद लाया है, तो क्या हम लायबल हो जाएंगे? ये वैसे ही एग्जांपल है। तुम्हारा काम क्या है? सॉलिसिटर हो तुम, फर्म क्या है?
सॉलिसिटर फर्म है, लीगल एडवाइस देने का काम करती है लोगों को। वो एक प्रॉमिसरी नोट साइन कर रहा है फर्म के बिहाफ पे उधार लेके, तो क्या फर्म लायबल हो जाएगी? बोलो यार। The partner not liable as it does not part the ordinary business of the solicitor to draw, accept or the negotiable instrument. लेकिन सोचो अगर हमारी फर्म एक फाइनेंसिंग फर्म होती और यही कहानी होती, बस यहाँ सॉलिसिटर की जगह पे मैं काट के फाइनेंसिंग फर्म होता, तो क्या करते अपन? इसका आंसर नॉर्मल काम है, प्रोमिसरी नोट एक्सेप्ट करना, एग्जीक्यूट करना, ये वो। अरे हाँ या ना? और वो फर्म को लायबल कर देता। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन और नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा यूजुअल बिजनेस क्या है। नहीं आया समझ? लक्ष्य आर्यन क्या बोलता है? अगर तुम एक पार्टनर को अथॉरिटी देके रख दो अपनी डीड में कि फर्म के बिहाफ पे सारे बैंकिंग वाले काम, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले काम एक्स ही करेगा, फिर तो एक्सप्रेस अथॉरिटी दे दी तुमने, फिर वो फर्म को लायबल कर देगा। अरे आया समझ के नहीं आया? हाउएवर इट मे बी यूजुअल, ऐसा जनरली होता है कि फर्म में किसी एक पार्टनर को फाइनेंस की पावर दे दी जाती है, और अगर एक्स वो वाला पार्टनर है तो डेफिनेटली फर्म को लायबल कर देगा। कोई डाउट है तो बताओ। If partnership be of a general commercial nature, he may pledge or sell the partnership property. आप एक जनरल कमर्शियल नेचर की फर्म हो। जनरल कमर्शियल मतलब तुम एक कमर्शियल फर्म हो, लो खरीदना बेचना ये तुम्हारा नॉर्मल काम है। यहां बेचना लिखा है कि प्लेज लिखा है? प्लेज, और फिर क्या लिखा है? बेचना। किसको? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को। आप पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बेच सकते हो। क्या यहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखा है? बोलो। नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे रिस्ट्रिक्शन लगाना था, यहां सारी प्रॉपर्टी लिख दी और रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए सेक्शन 19 में इमूवेबल प्रॉपर्टी लिख दिया। नंबर 2, गुड्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो, मनी बोरो कर सकते हो, डेट इंस्ट्रूमेंट साइन कर सकते हो, कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना सकते हो। सर ये क्या दे रहा टाइम पास? अरे ये अलाउ कर रहा है, पॉजिटिव लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। जनरल कमर्शियल नेचर वाली फर्म के लिए उन्होंने कहा एक पार्टनर प्रॉपर्टी प्लेज कर सकता है, गुड्स बाय कर सकता है, मनी बोरो कर सकता है, डेट कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी बना सकता है। बैंक में जाकर उसकी डिस्काउंटिंग भी करा सकता है। अगर फर्म कौन से नेचर की है? जनरल कमर्शियल नेचर, स्पेशल नहीं, जनरल कमर्शियल नेचर। अरे कुछ समझ में आया क्या? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे आएगी केस स्टडी। वो जनरल कमर्शियल नेचर यूज करेगा नाम, और फिर वो कराएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन अकेले एक्स से, ऊपर जैसा केस स्टडी बना के, फिर तुम्हें अलाउ करना है और ये प्रोविजन लिखना है। हेलो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। सेक्शन 19 टू कंटेन द एक्ट विच आर बियॉन्ड द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर। क्या हमने ये पढ़ लिए हैं? हाँ, वो ऊपर थे ना, बियॉन्ड द एम्प्लॉयड अथॉरिटी। कोई डाउट है तो बोलो।
मेजर पार्ट हम पढ़ चुके हैं, लगभग सब समझ में आ गया। एक्सटेंशन रिस्ट्रिक्शन, इससे रिलेटेड मैं इसको रिवाइज कराते हुए कल पढ़ा दूंगा। कुछ नहीं है, तुम्हारी पावर को बढ़ाया कम किया जा सकता है, कैसे करेंगे, तरीका क्या है। इम्प्लाइड अथॉरिटी को एक्सप्रेस अथॉरिटी की हेल्प लेके कर देंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिख के कर देंगे, आपकी पावर बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। पार्टनर अथॉरिटी इन द इमरजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। इमरजेंसी में सेक्शन 21 आता है और वो सबको सुपरसीड कर जाता है, कैसे होगा वो हम अगली बार बात करेंगे। और ये पढ़ते हुए खत्म कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेशन टू थर्ड पार्टीज। उसके अंदर जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है, एजेंट हर पार्टनर के पास, कि वो एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, वो किन सेक्शंस में घूमती है, एक बार खुद से पढ़ लो। और ये वाला लेक्चर में डाल दूंगा, पुराना वाला मत देखना, इसी को देखना। कोई डाउट? एक सेकेंड।